नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, हम जो है अधिगम के कई सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत। अगला है यहाँ पर पुनर्वलन का सिद्धांत। तो अधिगम अभी समाप्त नहीं हुआ है, अधिगम और बचा हुआ है। अधिगम समाप्त होने के बाद हम अभिप्रेरणा पढ़ेंगे, फिर व्यक्तित्व पढ़ेंगे, फिर बुद्धि पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपका लगभग जो है साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा सिलेबस अब आपका बचा नहीं है, थोड़ा सब्र बनाए रखें, 10-11 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब हम पुनर्वलन का सिद्धांत। तो पुनर्वलन का सिद्धांत क्या होता है? पुनर्वलन को इंग्लिश में बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इसको बोला जाता है, इन्फोर्समेंट। तो ये अंग्रेजी के शब्द भी आपको याद रखने हैं, कई बार हिंदी का समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश का समझ सकते हैं। तो रीइंफोर्समेंट इसको बोलते हैं हम, पुनर्वलन। जैसे कि मान लो आपने कोई अच्छा काम किया, उसके बदले में आपको जो है शाबाशी दी जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं पुनर्वलन। तो आपको जो शाबाशी मिली है वही क्या है? पुनर्वलन है, जिससे कि आप उस कार्य को आगे करते रहेंगे। तो पुनर्वलन जो है ये बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, या फिर नकारात्मक भी हो सकता है। या तो कोई आपको जो है शाबाशी दे, या फिर आपको जो है वो नीचे गिराने की कोशिश करे, मतलब आपको जो है उसके प्रति जो है नकारात्मक जो है आपके ऊपर प्रभाव डाले कि आप इस काम को मत करो, आप गलत कर रहे हो, ऐसे। या तो आपको सकारात्मक देगा या फिर आपको कोई नकारात्मक बात बोलेगा। तो पुनर्वलन दोनों तरह से हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इसके कई उपनाम हैं, जैसे कि आवश्यकता पूर्ति, आवश्यकता अवकलन, चालक न्यूनता, व्यवस्थित व्यवहारवाद का सिद्धांत, गणितीय अधिगम का सिद्धांत, निर्गमित व्यवहार का सिद्धांत। तो निर्गमित व्यवहार का सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कई उपनाम है इसके। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, गणितीय अधिगम का सिद्धांत और निर्गमित व्यवहार का सिद्धांत, ये इसके कुछ जो है उपनाम है। अब देखिए, चालक न्यूनता, आवश्यकता पूर्ति, आवश्यकता अवकलन, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, गणितीय अधिगम का सिद्धांत, निर्गमित व्यवहार का सिद्धांत है क्या? अब इसको हम पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। इसको CL हल के द्वारा दिया गया, CL हल। तो CL हल का मतलब है यहाँ पर क्लॉर्क लियोनार्ड हल। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर CL हल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। CL हल का पूरा नाम है क्लॉर्क लियोनार्ड हल। तो कई बार जो है CL हल दे देता है वो एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। 1915 में ये सिद्धांत CL हल के द्वारा दिया गया था। ये अमेरिका के विद्वान थे। तो हल जो थे ये अमेरिका के विद्वान थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। 1915 में इन्होंने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया। अब 3 परिस्थितियों के माध्यम से इन्होंने अपना प्रयोग किया। पहली परिस्थिति मैं आपको बता देता हूँ, थॉर्नडाइक के समान थी इसकी परिस्थिति। दूसरी जो है, बिल्ली को भरपेट भोजन के बाद पजल बॉक्स में इन्होंने बैठाया, मतलब बिल्ली को भरपेट भोजन दे दिया, उसके बाद उसको पजल बॉक्स में इसने बैठाया। तीसरी परिस्थिति थी इसकी, कृत्रिम भोजन रखा गया जो कि पुनर्वलन नहीं दे पाया। तो ये 3 परिस्थितियों में जो है इन्होंने ये प्रयोग किया CL हल ने। पहला जो है थॉर्नडाइक के समान प्रयोग था, इन्होंने थॉर्नडाइक के समान प्रयोग किया, मतलब कई बार घंटी को बजाया और फिर उसके बाद भोजन दिया, घंटी को बजाया भोजन दिया, उस प्रकार से। फिर दूसरा जो है, बिल्ली को भरपेट भोजन के बाद पजल बॉक्स में बैठाया गया। तीसरे में कृत्रिम भोजन रखा गया जो कि पुनर्वलन नहीं दे पाया। कृत्रिम भोजन का मतलब उसको जो है वास्तविक रूप से भोजन नहीं दिया गया, आर्टिफिशियली जो है उसको फूड दिया गया। तो 3 परिस्थिति आपको ध्यान रखनी है, समान थॉर्नडाइक के प्रयोग, दूसरा बिल्ली को भरपेट भोजन के बाद पजल बॉक्स में बैठाया गया, तीसरा कृत्रिम भोजन रखा गया जो कि पुनर्वलन नहीं दे पाया। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, CL हल ने विभिन्न जंतु एवं परिस्थितियों में प्रयोग करने के बाद बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अपना सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ हल ने क्या कहा। हल ने अपना सिद्धांत देते हुए कहा कि कोई भी प्राणी उस कार्य को ही करता है जिस कार्य को करने के लिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उस प्राणी के लिए वो पुनर्वलन होता है। मतलब आप उसी काम को करोगे जिसकी आपको आवश्यकता है। तो जिसको आवश्यकता होती है उस काम को ही हम करते हैं, वही उसके लिए क्या होता है, उस व्यक्ति के लिए पुनर्वलन होता है। मान लो आपको लैब असिस्टेंट बनना है, तो आप लैब असिस्टेंट बनने के लिए तैयारी करोगे और लैब असिस्टेंट बनने के बाद आपको पुनर्वलन मिल रहा है, मतलब आप जॉब लग गए तो आपको उससे क्या मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। तो यही आपके लिए क्या हो गया, पुनर्वलन हो गया। पैसे मिलते हैं नौकरी लगने के बाद, तो वो आपके लिए क्या हो गया, पुनर्वलन हो गया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जिस चीज़ की आवश्यकता होती है जिस प्राणी को, उस वही चीज़ जो है उसके लिए पुनर्वलन होता है। तो लैब असिस्टेंट आपके लिए पुनर्वलन दे रहा है, तभी आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो।
अब लेस्टर एंडरसन की मैं बात करूं तो लेस्टर एंडरसन ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हल ने अपना सिद्धांत थॉर्नडाइक की श्रेणी का ही दिया है, परंतु यह 90 तोले शब्दों का सिद्धांत है। तो लेस्टर एंडरसन ने कहा कि जो CL हल ने जो सिद्धांत दिया है ये जो है थॉर्नडाइक के समान ही दिया है, लेकिन इसमें कुछ 90 तोले इन्होंने शब्द डाले हैं, तो इस वजह से इसको आपको ध्यान रखना है। लेस्टर एंडरसन ने क्या कहा, लेस्टर एंडरसन ने कहा कि यह 90 तोले शब्दों का जो है ये सिद्धांत है। तो पुनर्वलन के सिद्धांत को 90 तोले शब्दों का सिद्धांत किसने कहा, लेस्टर एंडरसन ने कहा। स्किनर क्या कहता है कि यहाँ पर हल का सिद्धांत साहचर्य के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साहचर्य का मतलब RS थ्योरी जो है उन सिद्धांतों में ये सबसे श्रेष्ठ यहाँ पर माना जाता है। तो साहचर्य के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ थ्योरी कौन सी है, ये जो है CL हल का सिद्धांत है। तो CL हल का सिद्धांत कौन सा है, पुनर्वलन का सिद्धांत। ये कई बार पूछा जाता है कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, CL हल ने दिया। और स्किनर ने इसे क्या बताया, साहचर्य के सिद्धांतों में सबसे अच्छा सिद्धांत या सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत जो है बताया। दोनों कथन आपको ध्यान रखने, लेस्टर एंडरसन ने इसको 90 तोले शब्दों का सिद्धांत और थॉर्नडाइक के समान बताया। स्किनर ने बताया कि यह साहचर्य के सिद्धांतों में सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है। कुछ विशेष तथ्य जो स्पेशल फैक्ट है इसके बारे में, इस सिद्धांत के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्लॉर्क लियोनार्ड हल। तो CL हल ने आवश्यकता पर बल दिया है तथा व्यवहार के लिए इसको महत्वपूर्ण माना है। CL हल कहता है कि जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसी के लिए व्यक्ति प्रयास करता है और वही उसके लिए पुनर्वलन होता है, जिससे कि उसके व्यवहार में जो है बदलाव आता है। तो इस वजह से इस सिद्धांत को क्या कहा, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी कहा गया। तो आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत किसको कहते हैं, पुनर्वलन के सिद्धांत को कहा जाता है। दूसरी यहाँ पर मैं बात करता हूँ, हल ने आवश्यकता की पूर्ति की उपादेयता को पुनर्वलन के रूप में जो है परिभाषित किया है। तो उन्होंने कहा है कि आवश्यकता की जो पूर्ति होती है वो व्यक्ति के लिए क्या देती है, पुनर्वलन देती है। जब आवश्यकता की हमारी पूर्ति हो जाएगी, हम जिस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे तो वही चीज़ हमारे लिए एक पुनर्वलन देगी, मतलब एक उत्साह देगी, काम करने के लिए उत्साह देती है, पुनर्वलन देती है। अगली यहाँ पर हम बात करते हैं, हल ने जो है अपने विचारों में विशेष रूप से चालक के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब देखिए चालक क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको भूख लगी तो उस समय आपका चालक जो है न्यून हो गया, तो आप इस वजह से क्या करोगे, भोजन करोगे। तो ठीक है, जब आपके शरीर में न्यूनता आ जाती है कोई चीज़ की तो उसे हम बोलेंगे चालक न्यून हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, चालक क्या हो गया आपके लिए, पुनर्वलन हो गया। एक तरह से जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हैं वो आपके लिए क्या हो गया, चालक हो गया। जैसे आपको भूख लगी तो आपके अंदर क्या हो गया, चालक न्यून हो गया, तो आप भोजन प्राप्ति की कोशिश करेंगे, मतलब चालक को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे चालक का मतलब। इन्होंने ही जो है कार्य के लिए व्यवस्थित व्यवहार को भी विशेष रूप से परिभाषित किया है। मतलब इन्होंने कहा कि हम जो कार्य करेंगे उससे हमारा जो व्यवहार है वो व्यवस्थित हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा एक तरह से। मतलब हमारे कार्य करने से क्या होगा, व्यवहार व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये इस वजह से इसको व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी हम कह देते हैं। ध्यान रखना है, पुनर्वलन के सिद्धांत को व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत और चालक की न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जब चालक की न्यूनता आती है तभी हम कोई चीज़ की तलाश करते हैं, अर्थात तलाश करने के बाद उससे हमको पुनर्वलन मिलता है। इस वजह से पुनर्वलन के सिद्धांत को चालकों की न्यूनता का सिद्धांत, आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत इसको कहा जाता है। CL हल के सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। CL हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया। पुनर्वलन का मतलब होता है यहाँ पर आपको एक तरह से प्रोत्साहन मिलना। तो पुनर्वलन के या फिर प्रोत्साहन के महत्व को ये स्पष्ट करता है। तो CL हल का सिद्धांत पुनर्वलन या फिर प्रोत्साहन के महत्व को स्पष्ट करता है, बताता है कि प्रोत्साहन से जो है व्यक्ति कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के निर्माण में भी ये सहायक है। तो CL हल का सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण के लिए भी यह जो है सहायक होता है। मतलब पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण हल के सिद्धांत के आधार पर होता है, परंतु पाठ्यक्रम की जो प्रस्तुति होती है वो गेस्टाल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्यक्रम की रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति, वो गेस्टाल्ट की देन मानी जाती है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, हल ने तो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को बताया कि कैसे पाठ्यक्रम जो है बनाना चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन जो उसकी प्रस्तुति है उसको गेस्टाल्ट की देन मानी गई। मतलब गेस्टाल्ट ने बताया किस प्रकार से पाठ्यक्रम को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोनों की। तो यहाँ पर अगली हम पॉइंट की बात करते हैं। यह सिद्धांत चालक के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रेरणा को स्पष्ट करता है। मतलब बताता है कि हमारे शरीर में जब चालक न्यून होता है तब हम किसी कार्य को करते हैं, मतलब हमको उस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, मतलब प्रेरणा मिलती है। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा।
ठीक है। तो यह जो है सिद्धांत चालक के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रेरणा को स्पष्ट करता है। अगली बात करें, यह सिद्धांत कार्य व्यवहार को व्यवस्थित करने पर बल देता है कि कार्य व्यवहार को व्यवस्थित करना चाहिए। तो यही इसकी उपयोगिता है इस सिद्धांत की। ये हो गया आपका पुनर्वलन का सिद्धांत कंप्लीट। ये ध्यान रखना है, CL हल के द्वारा दिया गया, 1915 में दिया गया। कई नाम है इसके, चालक की न्यूनता का सिद्धांत और चालक की न्यूनता का, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी इसको, और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी इसी को कह देते हैं। तो CL हल ने यह सिद्धांत दिया था। अगले हम सिद्धांत की बात करते हैं। अधिगम का अगला सिद्धांत आ जाता है यहाँ पर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो साथियों ध्यान रखना है आपको, इन सिद्धांतों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ साथ के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। पुनर्वलन 2 टाइप का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब कोई आपका उत्साह दे रहा है तो सकारात्मक, यदि आपको कोई जो है उत्साह ना दे करके आपको उस चीज़ के प्रति गिराने की कोशिश करता है, मतलब आपको नकारात्मक प्रोत्साहन देता है, तो वो नकारात्मक जो है हो जाता है। तो 2 प्रकार का पुनर्वलन मिल सकता है। अगली मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जिसे हम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट थ्योरी कह देते हैं, यहाँ पर RS थ्योरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। RS का मतलब रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, R का मतलब रेस्पॉन्स, S का मतलब यहाँ पर होता है स्टिमुलस, रेस्पॉन्स और यहाँ पर स्टिमुलस, यह आपको ध्यान रखना है, रेस्पॉन्स और स्टिमुलस। तो यहाँ पर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट थ्योरी या फिर RS थ्योरी। तो पहली हम बात करते हैं, इसको किसने दिया, BF स्किनर के द्वारा दिया गया, वुडहर्स्ट फ्रेडरिक स्किनर। पूरा नाम जो है यहाँ पर पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आपको शॉर्ट में BF स्किनर ध्यान रख लेना है, वुडहर्स्ट फ्रेडरिक स्किनर, वुडहर्स्ट फ्रेडरिक स्किनर। तो ये जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ऑपरेंट थ्योरी, RS थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा दिया गया। 1938 में इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया और 1943 में जो है लगभग उसके 5 साल बाद कबूतर पर प्रयोग किया। सबसे पहली बार उन्होंने जो है 1938 में चूहे पर प्रयोग किया था, इसके 5 साल बाद इन्होंने दोबारा से फिर कबूतर पर प्रयोग किया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है किसने दिया, BF स्किनर ने दिया। 1938 में चूहे पर प्रयोग किया, 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया। अब देखिए क्रिया प्रसूत शब्द का मतलब क्या है। देखिए क्रिया प्रसूत शब्द का मतलब होता है क्रिया करने से उत्पन्न उद्दीपक। तो क्रिया करने से उत्पन्न उद्दीपक एवं उसके परिणाम से माना जाता है। तो क्रिया प्रसूत शब्द का मतलब होता है कोई हम क्रिया करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, मतलब उद्दीपन मिलता है, उद्दीपक मिलता है, जिसकी वजह से हम कोई काम के लिए क्रिया करते हैं। जैसे कि हमको भोजन चाहिए तो हम क्या करेंगे, भोजन की तलाश करेंगे, तो भोजन की तलाश करने के बाद हमको भोजन मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्रिया करने से उत्पन्न जो उद्दीपक होता है उसी को हम कह देते हैं क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत, क्रिया का मतलब क्रिया करना, प्रसूत का मतलब उससे हमको क्या मिलता है, उद्दीपन मिलता है। तो क्रिया करने से उद्दीपन मिलता है। अब चूहे पर प्रयोग किया किसने, BF स्किनर ने 1938 में। तो 1938 में चूहे पर प्रयोग किया, तो इसमें बता देता हूँ उन्होंने क्या क्या किया इस प्रयोग में। तो इस प्रयोग में इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया जिसे क्रिया प्रसूत बॉक्स यहाँ पर बोल दिया गया। तो क्रिया प्रसूत बॉक्स जो है, इस पूरे बॉक्स को बोला गया, ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है ये क्रिया प्रसूत बॉक्स है, जो कि आवाज़ रोधी है, इसके अंदर कोई साउंड जो है नहीं जाएगी, मतलब आवाज़ रोधी है, बिल्कुल पैक है ये चारों तरफ से। ऊपर से यहाँ पर जो है इसको पैक कर दिया गया है, यहाँ पर ढक्कन लगा दिया गया है, इधर से जो है इसको पैक कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है इसमें ऊपर से जो है लीवर लगाया हुआ है, ये लीवर है, ये लीवर यहाँ पर लगा दिया गया है। लीवर का मतलब यहाँ पर कोई एक तार सा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर एक जो है छोटा सा प्लेट सी एक लगी हुई है, यहाँ पर इसको हम लीवर बोल रहे हैं। और नीचे यहाँ पर जो है अनाज गिर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सिद्धांत में क्या किया इन्होंने। देखिए ऊपर से जो है ढक्कन के पास से जो है यहाँ पर अनाज आएगा और नीचे यहाँ पर गिरेगा। तो अब इस सिद्धांत में इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया जिसे स्किनर ने क्या बोल दिया अपने नाम पर ही, क्रिया प्रसूत बॉक्स या फिर स्किनर बॉक्स इसको बोला गया, अर्थात ये आवाज़ रोधी बॉक्स था। अब देखिए स्किनर ने सिद्धांत को दिया, इस वजह से इस बॉक्स को हम स्किनर बॉक्स भी बोल देते हैं। चूहे पर प्रयोग किया, उन्होंने देखा कि चूहा पहले क्रिया करता है फिर भोजन की उसको प्राप्ति होती है। देखिए कैसे क्रिया करता है, यहाँ पर ये लीवर है, इधर लीवर में थोड़ा सा निकला हुआ है। जैसे ही चूहा इस पर पैर रखता है तो उछल कूद जैसे ही चूहा करता है इसके ऊपर, तो ऊपर से दाना गिरता है, दाना धीरे धीरे जो है नीचे आता है। बार बार जो है जब उछल कूद करता है तो दाने नीचे आते रहते हैं, लेकिन जब चूहा बगल में आ जाता है, इस पर उछल कूद नहीं करता है तो दाने आना बंद हो जाते हैं।
इससे चूहे को पता चलता है कि यदि मैं क्रिया करता रहूँगा तो ऊपर से दाने गिरते रहेंगे, मतलब क्रिया करने से उसको उद्दीपन मिल रहा है। तो यही बात मैंने आपको बताया, क्रिया प्रसूत शब्द का मतलब क्या है, क्रिया करने से उद्दीपन का मिलना। मतलब जब चूहा जो है इस पर उछल कूद करेगा, मतलब क्रिया करेगा, तो उसके परिणाम स्वरूप ऊपर से जो है लीवर के जरिए जो है क्या आता है, अनाज आता है। लीवर पर जैसे ही पैर रखता है नीचे, यहाँ पर चूहा ये इस लीवर पर जैसे ही पैर रखेगा, इस लीवर के कोने पर नीचे, तो ये लीवर जो है इसके कोने पर जैसे ही चूहा यहाँ पर पैर रखेगा तो पैर रखते ही ऊपर से दाने गिरने लग जाते हैं। ऊपर बाजरे के दाने या फिर गेहूं के दाने जिसको चूहा खाता है तो ऊपर से वो यहाँ पर गिरते हैं, जिससे चूहे को भोजन की प्राप्ति होती है। तो स्किनर ने एक क्रिया प्रसूत बॉक्स लिया, जिसे स्किनर बॉक्स या आवाज़ रोधी बॉक्स के माध्यम से चूहे पर प्रयोग किया, जिसमें उसने देखा कि चूहा पहले क्रिया करता है, फिर उसे जो है भोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रयोग में स्पष्ट हुआ कि यदि किसी प्राणी के कार्य करने पर उसके उद्दीपक या पुनर्बलन मिलता है तो अधिगम संभव होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना कोई चीज़ का, मतलब चूहा जब उछल कूद कर रहा है और उसे भोजन मिल रहा है तो क्रिया तो उसके वजह से जो है चूहा जो है जो कार्य करता रहता है, मतलब उसको उद्दीपन मिल रहा है। उद्दीपन का मतलब उसको भोजन मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है। जब वो क्रिया कर रहा है तो उसको भोजन मिल रहा है, भोजन यहाँ पर उसके लिए क्या हो गया, पुनर्बलन हो गया। तो चूहा इसी वजह से इस पर उछल कूद कर रहा है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन जो मिलता है, रीइंफोर्समेंट, उसकी वजह से ही जो है अधिगम हो रहा है। मतलब चूहा सीख गया कि इस पर जैसे ही हम पैर रखेंगे तो ऊपर से दाना आएगा, तो अधिगम हो गया चूहा को। तो यहाँ पर इस वजह से इस सिद्धांत को हम अधिगम के सिद्धांतों में शामिल करते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पहला इसने चूहे पर प्रयोग किया 1938 में, यहाँ पर समझ गए होंगे चूहे का प्रयोग जो है किस प्रकार किया। दूसरा जो है उन्होंने 1943 में 5 साल बाद जो है कबूतर पर स्किनर ने प्रयोग किया। तो ये प्रयोग जो है कौन कर रहा है, BF स्किनर कर रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। तो BF स्किनर ने ये प्रयोग किए थे, यह आपको ध्यान रखना है, BF स्किनर। तो BF स्किनर ने जो है ये प्रयोग किए। अब कबूतर पर कैसे प्रयोग करता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए इस प्रयोग को मैं आपको समझा देता हूँ, ये प्रयोग क्या है। तो इन्होंने एक बॉक्स लिया जिसे क्रिया प्रसूत बॉक्स बोल देते हैं। इसमें कबूतर बैठा है, इस वजह से इसको पिजन बॉक्स कहते हैं, क्योंकि कबूतर को इंग्लिश में पिजन बोलते हैं। तो इस वजह से इसको हम पिजन बॉक्स के नाम से जानेंगे। और उन्होंने पाया कि पुनर्बलन से भोजन प्राप्त करना सीख रहा था। मतलब यहाँ पर भी एक लीवर लगा हुआ था, कबूतर जैसे इस पर पैर रख रहा था ऊपर से दाना जो है उसी प्रकार से गिर रहे थे। दोनों साइड से यहाँ पर टॉर्च लगाई गई, टॉर्च का प्रकाश दिया गया, टॉर्च का प्रकाश जो है इस जगह पर दिया गया, टॉर्च के प्रकाश में उसको दिखता रहा। तो इस स्किनर ने क्या किया, इस प्रयोग के माध्यम से अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। एक निष्कर्ष देते हुए अनुक्रियाएं के बारे में उन्होंने बताया कि क्या अनुक्रियाएं होती हैं। अब देखिए स्किनर ने 2 प्रकार की अनुक्रियाओं के बारे में बताया इस सिद्धांत में, कबूतर पर जब प्रयोग कर रहा था पजल बॉक्स में। तो स्किनर ने 2 प्रकार की अनुक्रियाओं के बारे में बताया। पहला बताया प्रकाशित अनुक्रिया, मतलब बगल से टॉर्च दे रहा था। यहाँ पर देख लीजिए एक बार बगल से टॉर्च कैसे दे रहा था इस प्रयोग में। यहाँ पर देखिए बगल से इधर भी एक टॉर्च है, इधर भी एक टॉर्च है, तो मतलब उसकी वजह से चमक उत्पन्न होती है, चमक जो है चमकीला वो मार्ग जो है हो जाता है। तो यहाँ पर प्रकाशित अनुक्रिया की, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि जब किसी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक मतलब स्टिमुलस पहले से ही मौजूद होता है तथा वह उससे प्रभावित होकर क्रिया करे तो यह अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या फिर उद्दीपन अनुक्रिया कहलाती है। यानी इसको हम SR थ्योरी कह देते हैं। उल्टा है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर पहले उसको स्टिमुलस मिल रहा है फिर वो रेस्पॉन्स कर रहा है, मतलब पहले उसको दाना दिख रहा है उसके बाद वो जो है उछल कूद कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर से उसको दिख गया, जो है दाना देख लिया उसने, दाना गिरने के पश्चात ही उसने स्टिमुलस मिलने के पश्चात ही उसने रेस्पॉन्स किया। तो इसको बोल देते हैं हम RS थ्योरी, ना कि RS थ्योरी। ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं SR थ्योरी, ना कि RS थ्योरी। तो SR और RS ध्यान रखना है, SR में तो पहले स्टिमुलस मिलता है, RS में पहले रेस्पॉन्स मिलता है। इसको हम प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। दूसरी थी उत्सर्जित अनुक्रिया। इसमें क्या किया स्किनर ने, स्किनर के अनुसार जब प्राणी के सामने किसी भी प्रकार का कोई उद्दीपक या स्टिमुलस नहीं होता है परंतु क्रिया करने के बाद प्रकट या क्रिया प्रसूत हो जाता है, मतलब उसने क्रिया की जैसे चूहे ने की थी तब उसको दाने मिले थे, तो वो उसे जो है हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम उत्सर्जित अनुक्रिया, अर्थात क्रिया प्रसूत या फिर अनुक्रिया उद्दीपक, रेस्पॉन्स स्टिमुलस इसको हम कह देते हैं, यानी RS थ्योरी कहते हैं। मतलब पहले उसने रेस्पॉन्स किया, क्रिया करी, उसके बाद उसको स्टिमुलस मिला, मतलब दाने मिले। लेकिन प्रकाशित अनुक्रिया में क्या मिल रहा था, उसको पहले स्टिमुलस मिल रहा था, बाद में रेस्पॉन्स कर रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला था प्रकाशित अनुक्रिया, दूसरा था उत्सर्जित अनुक्रिया। स्किनर ने अपने प्रयोग के माध्यम से उत्सर्जित अनुक्रिया को सिद्ध किया था। तो उत्सर्जित अनुक्रिया के बारे में जो है स्किनर ने बताया, मतलब पहले क्रिया करेंगे उसके बाद दाना मिलता है।
तो दो प्रकार की अनुक्रियाओं के बारे में इन्होंने बताया। मुख्यतः इन्होंने उत्सर्जित अनुक्रिया पर बल दिया। तो स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वो उत्सर्जित अनुक्रिया के लिए ही बताया था कबूतर के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया 1938 में। 1943 में इन्होंने जो है कबूतर पर प्रयोग किया। चूहे पर प्रयोग किया था उसे आरएस थ्योरी कहते हैं, और जो कबूतर पर प्रयोग किया उत्सर्जित अनुक्रिया वाला उसे भी आरएस थ्योरी कहते हैं, लेकिन प्रकाशित अनुक्रिया वाला जो था एसआर थ्योरी था। तो स्किनर ने अपने सिद्धांत के द्वारा पहले से प्रचलित एसआर थ्योरी को बदल करके इन्होंने क्या कह दिया, आरएस थ्योरी है, मतलब पहले रेस्पॉन्स करो फिर उसके बदले में स्टिमुलस मिलता है। तो स्किनर ने अपने सिद्धांत के द्वारा पहले से जो चल रहा था आरएस थ्योरी, जो एसआर थ्योरी बताई जा रही थी, मतलब स्टिमुलस की वजह से ही रेस्पॉन्स किया जाता है, तो वो बिल्कुल इन्होंने गलत बताई स्किनर ने। इन्होंने कहा कि आरएस थ्योरी होती है रेस्पॉन्स के बाद ही हम स्टिमुलस हमको मिलता है। स्किनर ने अपने प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किया कि कोई भी प्राणी क्रिया प्रसूत अधिगम की प्राप्ति तब कर पाता है जब उसे वह सक्रिय रूप से पुनर्बलन को प्राप्त करता है। मतलब कोई भी अधिगम तभी कर पाएगा प्राणी जब उसको पुनर्बलन मिलता रहेगा, यानी पुनर्बलन अधिगम के लिए आवश्यक माना गया। इसलिए इस सिद्धांत को प्रबलन का सिद्धांत भी हम कह देते हैं। तो प्रबलन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत सिद्धांत को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जरिए जो है प्राणी को क्या मिलता रहता है, पुनर्बलन मिलता रहता है। इस वजह से इसको पुनर्बलन को हम प्रबलन भी कह देते हैं। तो इस वजह से इस सिद्धांत को हम प्रबलन का सिद्धांत भी कह देते हैं, मतलब पुनर्बलन से अधिगम जो मिलता है उसे हम प्रबलन कह देते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। स्किनर ने क्या बताया इस प्रयोग में, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत में इन्होंने बताया कि हम क्रिया करते हैं, उसके पश्चात हमको जो है क्रिया के बाद ही हमको उद्दीपन मिलता है, और जो है इस प्रकार हमको लगातार पुनर्बलन मिलता रहता है। पुनर्बलन की वजह से ही हम जो है अधिगम कर पाते हैं, इसे प्रबलन का सिद्धांत कहा गया। अब इन्होंने जो है स्किनर ने कई प्रकार का पुनर्बलन बताया, जैसे कि सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन और तत्काल पुनर्बलन। तो यहाँ पर 4 प्रकार के पुनर्बलन हैं। महत्वपूर्ण पुनर्बलनों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो और भी हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के हैं यहाँ पर। सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन और तत्काल। सतत, आंशिक, अंतराल और तत्काल। तो सतत की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मतलब लगातार किसी जीव को कोई पुनर्बलन मिलता रहेगा तो वो प्राणी क्रिया करता रहेगा। जैसे कि चूहा जो है उस लीवर को दबाता रहा और उसको ऊपर से दाने मिलते रहे, तो लगातार दबाता रहा उसको तब तक दाने मिलते रहे, तो वो हो गया सतत पुनर्बलन। लेकिन जब उसने बीच बीच में रुक रुक के जो है वो उस लीवर को दबाता है तो उसको हम कह देते हैं आंशिक पुनर्बलन। मतलब पहले एक बार लीवर दबाया, फिर उसको दाने मिल गए, फिर रुक गया, फिर उसके बाद में दोबारा लीवर दबाया, फिर उसको दाने मिलने लगे। तो रुक रुक कर जो होता है बीच में मिलने वाला जो पुनर्बलन होता है उसे आंशिक पुनर्बलन कहते हैं। अंतराल पुनर्बलन, एक निश्चित अंतराल के बाद जो है पुनर्बलन जो मिलता है तो उसे हम कह देते हैं अंतराल पुनर्बलन। एक है यहाँ पर तत्काल पुनर्बलन। तत्काल को हम आनुपातिक पुनर्बलन भी कहते हैं। कार्य के अनुपात के रूप में इसे हम जो है बताते हैं, तो कार्य के अनुपात के रूप में इसको बताया जाता है तत्काल पुनर्बलन। तो ये आपको ध्यान रखने नाम, सतत पुनर्बलन लगातार मिलता है, आंशिक जो है बीच बीच में मिलने वाला, अंतराल जो है एक निश्चित अंतर के बाद मिलता है, तत्काल पुनर्बलन जो है कार्य के अनुपात के रूप में मिलता है। किस प्रकार आपने कार्य किया उसी हिसाब से आपको जो है पुनर्बलन मिलता है। तो 4 प्रकार का यहाँ पर पुनर्बलन की बात करी गई है। अब इस क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का जो बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, इसकी क्या क्या उपयोगिता है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। अब देखिए, कंप्यूटर एवं टंकन की शिक्षा के लिए उपयोगी है। कैसे है कंप्यूटर और टंकन की? टंकन का मतलब होता है टाइपिंग, टंकन को क्या बोलते हैं हम? टाइपिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पर जो है टाइपिंग आप करते हो तो आपको क्या मिलते हैं, ऊपर जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्द लिखते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा महावीर सर, जैसे ही आप कंप्यूटर में कीबोर्ड पर जैसे M और AHAVER को दबाओगे तो आपको स्क्रीन पर क्या मिलते रहेंगे, स्क्रीन पर जो है ये शब्द लिखते रहेंगे। जैसे मैंने जो है यहाँ पर पेन से लिख रहा हूँ तो मेरे को स्क्रीन पर इस प्रकार से शब्द लिख रहे हैं, मतलब मैंने पहले क्रिया की, क्रिया करने के पश्चात मुझे स्क्रीन पर शब्द मिल रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इससे क्या मिल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत यहाँ पर काम में आ रहा है। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत में यही तो बताया गया है, पहले क्रिया की जाती है उसके बाद उद्दीपन मिलता है। तो पहले यहाँ पर कंप्यूटर की टाइपिंग जो की जाती है उसमें पहले कीबोर्ड के बटनों को दबाया जाता है, उसके बाद शब्द जो है लिखते हैं। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत का पहला उपयोग हो गया यहाँ पर कंप्यूटर एवं टंकन की शिक्षा के लिए उपयोगी।
दूसरा यहाँ पर उपयोग है क्रिया प्रसूत सिद्धांत का कि तत्काल पुनर्बलन की यहाँ पर बात करता है। मतलब जैसे ही आप क्रिया करते हो आपको तुरंत पुनर्बलन मिलता है, तो आप जो है उस चीज़ को करते रहते हो। जैसे कि चूहे ने लीवर पर पैर दबाया, उसको दाने मिलते रहे, तो फिर वो दबाता रहा, फिर दाने मिलते रहे, मतलब उसको तत्काल पुनर्बलन मिलना चाहिए। तत्काल पुनर्बलन नहीं मिलता तो प्राणी जो है उस कार्य को बंद कर देता है। स्किनर एकमात्र विद्वान है जिनका मानना है कि पुनर्बलन तत्काल मिलना चाहिए, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, चाहे अच्छा पुनर्बलन हो चाहे बुरा पुनर्बलन हो। तो पुनर्बलन जो है तुरंत मिलना जरूरी है, तभी आप कोई कार्य को करोगे। अगला है यहाँ पर, इस सिद्धांत के आधार पर 1954 ईस्वी में B.F. स्किनर एवं हॉलैंड ने जो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में बताया। अब देखिए यहाँ पर एक विधि आती है अभिक्रमित अनुदेशन, इसको आप शिक्षण विधि में पढ़ते हो अभिक्रमित अनुदेशन की विधि को। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब एक निश्चित क्रम में आप कोई काम करते हो तो उसको बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसमें जो है इस सिद्धांत के आधार पर हॉलैंड और B.F. स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में बताया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अभिक्रमित अनुदेशन। अगला है यहाँ पर, यह सिद्धांत जॉन डीवी के लर्निंग बाय डूइंग के विचार के बारे में जो है बात करता है। मतलब करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग का मतलब सीखना, बाय का मतलब यहाँ पर जो है इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ आपको, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये आपको ध्यान रखना है, लर्निंग बाय डूइंग। इस प्रकार होता है ये लर्निंग बाय डूइंग इंग्लिश में। मतलब पहले करो कोई काम को फिर सीखो, करके सीखो। जैसे चूहे ने पहले लीवर को दबाया, फिर उसको उद्दीपन मिला, ऊपर से दाने मिले। तो ये यहाँ पर जो है बताया गया है लर्निंग बाय डूइंग। तो यह सिद्धांत जो है जॉन डीवी के, जो लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत था, वो जॉन डीवी का सिद्धांत था, उसी के विचारों को ये समर्थन करता है। जॉन डीवी ने क्या कहा था, लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखो, पहले कोई काम करो तब आप उससे कुछ सीखो। तो उसी सिद्धांत पर ये जो है काम करता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके 4 उपयोग मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। एक तो आपका टाइपिंग में इस क्रिया प्रसूत सिद्धांत का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर और टंकन की शिक्षा के लिए। एक, इससे तत्काल पुनर्बलन की बात की जाती है। अगला जो है 1954 में अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में B.F. स्किनर और हॉलैंड ने जो है बताया था इस सिद्धांत के आधार पर ही, कि मतलब पहले जो है आपको जो है कोई काम करना पड़ता है, उसके बाद आपको उद्दीपन मिलता है। अगला है जॉन डीवी का जो है लर्निंग बाय डूइंग के विचार का भी ये समर्थन करता है। तो 4 उपयोग इसके ध्यान रखने हैं। तो ये है इस B.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। अब तीसरा सिद्धांत आता है गेस्टाल्ट का सिद्धांत। तो गेस्टाल्टिज्म थ्योरी इसको हम बोलते हैं, गेस्टाल्टिज्म थ्योरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत जो है ये पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आता है। ये सुल्तान नाम के एक बनमानुष्य पर इसका प्रयोग किया गया था, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको हम समग्राकृति का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसके नाम ध्यान रखने हैं आपको, समग्राकृति का सिद्धांत या पूर्णाकार का सिद्धांत। मतलब इसमें बताया गया है कि पहले किसी पूर्ण आकृति को देखा जाता है, उसके बाद बाकी जो है छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है। पहले किसी पूरी चीज़ को देखते हैं, उसके बाद उसके छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं हम समग्राकृति, पूर्णाकार या फिर सूझ या अंतर्दृष्टि का क्यों बोलते हैं, कि व्यक्ति में जो है सूझ होती है, सूझ का मतलब एक समझ होती है, उसके आधार पर ही काम करता है। जैसे कि मनुष्य में जब गर्मी लगती है तो वो क्या है, बोर्ड के बटन को दबा करके पंखे को चलाता है, मतलब उसको सूझ आती है कि उसे गर्मी लग रही है, तब वो बटन को दबा के पंखा चलाता है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि आती है। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्ट के सिद्धांत को कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जर्मनी का विद्वान था मैक्स बर्दिमर। मैक्स बर्दिमर ने इस सिद्धांत को दिया था, गेस्टाल्टिज्म थ्योरीज को कहते हैं। मैक्स बर्दिमर का सिद्धांत है, जर्मनी के विद्वान है। कई बार जो है ये पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है कहाँ का निवासी है, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो ये जर्मनी का विद्वान था, ध्यान रखना है। 1912 में इन्होंने गेस्टाल्ट शब्द दिया था, और गेस्टाल्ट शब्द का मतलब होता है समग्र या फिर पूर्णाकार। समग्र और पूर्णाकार इसका जो है अर्थ होता है। इस सिद्धांत को जो है गेस्टाल्टवाद कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत जो है मैक्स बर्दिमर के द्वारा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, मैक्स बर्दिमर। तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया, मैक्स बर्दिमर ने दिया, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए गेस्ट कोई आपके यहाँ आता है तो आप उसको वर्दी पहना दीजिए, इस प्रकार इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। तो वर्दी मतलब यहाँ पर बर्दिमर। तो गेस्टाल्ट का मतलब जो है यहाँ पर
समग्र या पूर्णाकार होता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया? गेस्टाल्ट थ्योरी जो है मैक्स बर्दीमर के द्वारा दिया गया 1912 में। लेस्टर एंडरसन ने 4 चीज़ों के बारे में बताया, आकार, पैटर्न, आकृति और समग्रता। तो यहाँ पर 4 चीज़ें जो है इसमें बताई गई, आकार, पैटर्न, आकृति और समग्रता के बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए, मैक्स बर्दीमर ने 1912 में थॉर्नडाइक के विचार का खंडन किया और कहा कि प्राणी प्रयास और त्रुटि से नहीं सीखता है। तो थॉर्नडाइक ने कहा था कि प्राणी जो है बार बार प्रयास करता है, फिर गलती करता है, प्रयास करता है, फिर गलती करता है, अंत में जो है वो सीख जाता है, अधिगम कर लेता है। तो वो बताया था थॉर्नडाइक ने। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक के प्रयोग को जो है मैक्स बर्दीमर गलत बताता है। 1912 में मैक्स बर्दीमर ने जो है ये सिद्धांत दिया था, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत जो है मैक्स बर्दीमर ने 1912 में दिया, और थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ये गलत बताता है, मतलब प्रयास और त्रुटि को ये गलत बताता है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं इसके सिद्धांत को जो है गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है। पहले तो ये पूछ लिया जाता है मैक्स बर्दीमर, क्योंकि उन्होंने ये सिद्धांत दिया गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, तो इसके जनक तो हो गए यहाँ पर मैक्स बर्दीमर। लेकिन प्रयोग जो है कोहलर के द्वारा किया गया था। तो गेस्टाल्ट जो प्रयोग करता था, प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? कोहलर ने किया था। इसके सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन था? प्रस्तुत किया था उसको कुर्ट कोफका ने, लेकिन समर्थन करता कुर्ट लेविन था। तो ये चारों बातों के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि गेस्टाल्टवाद के जनक किसको माना जाता है? मैक्स बर्दीमर को माना जाता है। 1912 में इन्होंने गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया था। 1912 में गेस्टाल्ट का प्रयोग जो है किया था कोहलर ने। सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन है? कुर्ट कोफका, और समर्थनकर्ता कौन है यहाँ पर? कुर्ट लेविन। यहाँ पर देखिए, समर्थनकर्ता कौन है? कुर्ट लेविन। कर्ता कौन है? कुर्ट लेविन। समर्थनकर्ता कौन है? कुर्ट लेविन। और प्रयोगकर्ता कौन है? प्रस्तुतकर्ता कौन है? कुर्ट कोफका। प्रस्तुतकर्ता कौन है यहाँ पर? कुर्ट कोफका। देखिए, दोनों में कुर्ट है यहाँ पर, लेकिन ऊपर वाले में कोफका है और दूसरे बारे में लेविन है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। प्रस्तुतकर्ता कौन है? कुर्ट कोफका। जैसे आप किसी को कॉफ़ी प्रस्तुत करते हो तो ऐसे ध्यान रखना, जब कोई आपके गेस्ट आता है तो उसको कॉफ़ी रिप्रेजेंट करते हो, मतलब देते हो या प्रस्तुत करते हो। तो यहाँ पर कुर्ट कोफका को ध्यान रखना है, यहाँ पर सिद्धांत का ही प्रस्तुत करता था, लेकिन समर्थनकर्ता कौन था? लेविन। समर्थनकर्ता कौन था? कुर्ट लेविन। प्रयोगकर्ता कौन था? प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने। कोहलर ने क्या किया था? प्रयोग किया था। गेस्टाल्टवाद का जनक कौन था? मैक्स बर्दीमर। ये आपको ध्यान रखना। चारों बातों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में कि गेस्टाल्टवाद का जनक मैक्स बर्दीमर, प्रयोगकर्ता जो है कोहलर है, और प्रस्तुतकर्ता कुर्ट कोफका है, समर्थनकर्ता कुर्ट लेविन है। इसके लिए प्रयोगकर्ता अमेरिका के विद्वान वोल्फगैंग कोहलर थे। मतलब प्रयोग किसने किया था? अमेरिका के विद्वान वोल्फगैंग कोहलर इसका पूरा नाम था। तो कोहलर ने प्रयोग किया था। मैंने अभी आपको बताया है कि गेस्टाल्टवाद का प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर है, जिसका पूरा नाम है वोल्फगैंग कोहलर। ये अमेरिका का रहने वाला था, ये मनोवैज्ञानिक। तो कोहलर जिन्होंने अमेरिका के द्वीप था एक कैनेरी द्वीप, उस कैनेरी द्वीप पर एक बनमानुस रहता था, सुल्तान। तो कैनेरी द्वीप पर उन्होंने बनमानुस पर प्रयोग किया था। सुल्तान नाम का एक बनमानुस था, उस पर इन्होंने प्रयोग किया, और अपने प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले उसको गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के तत्व बताया। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत के तत्व मतलब जो है मुख्य बिंदु कौन कौन से बने, जो उन्होंने सुल्तान नामक बनमानुस पर प्रयोग किए थे। तो ये पूछा गया है कि कौन से बनमानुस पर प्रयोग किए। बनमानुस का नाम है सुल्तान, और कौन से द्वीप पर ये सुल्तान था? कैनेरी द्वीप था। तो उस सिद्धांत कैनेरी द्वीप पर जो है इन्होंने प्रयोग किए। तो ध्यान रखना है, प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर। अब देखिए, अब इस सिद्धांत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले प्रयोग में इन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक बॉक्स था, मतलब एक तरह से जेल कह सकते हैं हम इसको। एक जेल थी, उस जेल के अंदर सुल्तान नामक बनमानुस को कैद करके रखा गया, और उस जेल के जो दरवाजे होते हैं वो जेल की तरह यहाँ पर ध्यान रखना है, बीच में से उसमें हाथ निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक डंडा पड़ा हुआ है, छड़ पड़ी हुई है, और बाहर केले रखे हुए हैं। अब देखिए, इस छड़ को उठा करके सुल्तान बनमानुस क्या करता है? इन केलों को जो अपनी ओर लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो है उसको ये केले इस छड़ से जो है पास में हाथ नहीं आ पाते हैं। लेकिन उसके पास और भी छड़ पड़ी हुई थी, दूसरी छड़ जो है यहाँ पर दो नीचे निशान जो है छड़ का निशान है, तो 2 डंडे यहाँ पर मैंने पटक रखे हैं, तो मतलब 2 छड़ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो 2 छड़ उठाता है ये सुल्तान बनमानुस, और इन केलों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और इनको दोनों छड़ों को जोड़ करके जो है ये
इन केलों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। इससे क्या पता चलता है कि उसको सूझ आती है कि मतलब एक डंडे से जब ये एक छड़ से एक केले जो है हाथ में नहीं आ रही है तो दोनों छड़ों को आपस में जोड़ दो और जोड़ करके इन केलों को आप पास में खींच लो इस छड़ के माध्यम से, तो इससे सूझ उसको मिली। अगली बार क्या किया फिर जो है कॉलर ने इस प्रयोग को अलग तरीके से करने का प्रयास किया। फिर उन्होंने क्या किया, इस जेल के अंदर जो है, इस बॉक्स के अंदर ऊपर केलों को लटका दिया, ऊपर बांध दिया केलों को इस दीवार के ऊपर, और यहाँ पर जो है नीचे एक बॉक्स रखा हुआ है जिस पर सुल्तान बनमानुस खड़ा होता है और इसको जो है केलों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ नहीं आती हैं। दूसरे बॉक्स में क्या किया उन्होंने, दोबारा में एक बॉक्स और पटक दिया सुल्तान नामक बनमानुस की इस जेल में, तो एक दो बॉक्स और पटक दिए। तो यहाँ पर जो है एक बॉक्स को उठाया, उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, दूसरे बॉक्स के ऊपर खड़ा होकर के केले प्राप्त करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं आती है। फिर तीसरे बॉक्स को भी जमा देता है, तीसरे बॉक्स को जमाने के बाद उसको केले हाथ आ जाती हैं तो केलों को जो है वो प्राप्त कर लेता है। इससे क्या पता चलता है कि सुल्तान बनमानुस में सूझ है और उस सूझ के माध्यम से उन्होंने एक के ऊपर एक बॉक्स को रखा और केले प्राप्त कर लिए। तो इसी सिद्धांत को हम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत को इसी वजह से हम सूझ या फिर अंतर्दृष्टि का मतलब अंतर से उसकी जो है एक दृष्टि है, अंतर्दृष्टि कहते हैं इसको, मतलब उसके अंदर एक दृष्टि है, मतलब अंदर क्या है, एक सूझ है, समझ है, जिसकी वजह से उसने केले जो है ऊपर से इस बॉक्स के माध्यम से जो है या फिर छड़ों के माध्यम से उसने प्राप्त किया है। अगली यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इस दीवार के ऊपर जो है केलों को बांध दिया, थोड़ा दीवार को ऊंचा कर दिया, इसमें सुल्तान बनमानुस और उसके साथ कुछ और बनमानुस भी यहाँ पर रखे गए, और अब जो है केले थोड़े ऊपर थे तो यहाँ पर ये बनमानुस क्या करते हैं, इस बॉक्स पर खड़ा होकर के इन केलों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और ये सभी जो है आपस में मिल करके इन केलों को प्राप्त कर लेते हैं और मिल बांट कर इनको ये खा लेते हैं। इससे पता चलता है कि ये आपस में सूझ या अंतर्दृष्टि के माध्यम से जो यहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार ये सुल्तान नामक बनमानुस पर जो है मैक्स बर्दीमर के द्वारा कॉलर ने जो है प्रयोग किया था, लेकिन सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवाद के किसने, मैक्स बर्दीमर ने। लेकिन ये सुल्तान पर जो प्रयोग किए थे कैनेरी द्वीप पर, ये प्रयोग कहाँ चल रहे हैं, कैनेरी द्वीप पर चल रहे हैं। ये अमेरिका का द्वीप है कैनेरी द्वीप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि विद्यमान जो था कहाँ का था, अमेरिका का था, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो वहीं पर इन्होंने ये प्रयोग जो है किए। तो अमेरिका का ये द्वीप है कैनेरी द्वीप, वहाँ पर जो है इस बनमानुस पर इन्होंने प्रयोग किया। अब देखिए एक और मैं बात बता देता हूँ आपको एक प्रयोग के माध्यम से। देखिए यहाँ पर जो है एक मैन यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इधर साइड में शेर आ गया, लॉयन आ गया, और यहाँ पर जो है पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है यहाँ पर। अब देखिए अब व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर जैसे ही शेर को देखता है और शेर इसके पास आता जाता है, शेर इसकी तरफ देख रहा है और मैन इसकी तरफ देख रहा है, आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और ये व्यक्ति क्या करता है, इसके अंदर समझ आती है, सूझ आती है कि पेड़ पर चढ़ जा वरना तेरे को शेर खा जाएगा। तो ये क्या करता है, ये आदमी भाग करके इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और इस शेर से जो है बच जाता है। मतलब क्या हुआ, इस व्यक्ति को पहले क्या आई, सूझ आई कि मतलब इस पेड़ पे चढ़, फिर वो पेड़ पे चढ़ा, पहले उसके सूझ उत्पन्न हुई इस व्यक्ति का, मतलब एक ज्ञान आया उसको, अचानक इस संकट की घड़ी में उसको एक ज्ञान पैदा हुआ उसके शरीर में, और उस ज्ञान की वजह से वो इस पर चढ़ गया, क्योंकि उसको पता था कि यदि वो नहीं चढ़ेगा तो शेर उसको खा जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से उसको पूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ और उस पूर्व ज्ञान की वजह से उसको सूझ मिली, मतलब उसके शरीर में ये पहले से उसका दिमाग में पूर्व ज्ञान था कि अचानक उससे सूझ आई उस पूर्व ज्ञान से कि पेड़ पर चढ़ जा वरना तू मर जाएगा, मतलब शेर तेरे को खा जाएगा। अब जैसे वो पेड़ पर चढ़ता है और शेर उसको जब खा नहीं पाता है तो अचानक उसे एक एक्सपीरियंस मिल गया, अनुभव मिल गया, जिसे हमने बोल दिया आहा अनुभव। आहा का मतलब अचानक मिला, सडनली, तो अचानक अनुभव उसको मिल गया और उस वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, मतलब अधिगम हो गया, मतलब वो इस चीज़ को सीख गया। मतलब जब भी संकट की घड़ी आएगी ऐसे जंगल में कभी भी तो पेड़ पर चढ़ जाएगा, मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया ना, क्योंकि स्थायी रूप से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। और स्थायी परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, अधिगम कहलाते हैं, मतलब अधिगम हो गया। तो अचानक ये अनुभव उसको प्राप्त हुआ, तो इस वजह से इसको हम आहा अनुभव कह देते हैं। मतलब व्यक्ति को पूर्व ज्ञान हुआ, उससे सूझ उत्पन्न हुई, और सूझ क्या होती है, अचानक पैदा होने वाला ज्ञान को हम सूझ कह देते हैं। मतलब पहले उसको पता था कि शेर खा सकता है और पेड़ पर चढ़कर उस शेर से बचा जा सकता है। तो पूर्व ज्ञान का मतलब क्या है कि शेर खा सकता है, इसको पहले से ही पता था इस व्यक्ति को, और उसको पता था कि पेड़ पर चढ़कर तू इससे बच सकता है, इस सूझ से ही वो पेड़ पर चढ़ा था। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस वजह से इसको सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हम कहते हैं। गेस्टाल्टवाद के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया की मैं बात करता हूँ।
गेस्टाल्ट ने बाद के अनुसार क्या बताया गया कि पूर्व ज्ञान जो व्यक्ति को होता है, मतलब पुराना अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस जो होता है व्यक्ति के पास, उससे व्यक्ति में एक सूझ उत्पन्न होती है, मतलब अचानक एक ज्ञान पैदा होता है, अचानक ज्ञान जो है उसको प्राप्त होता है और इस सूझ से अचानक जो है उसको अनुभव मिलते हैं, जिसे हम आहा अनुभव कहते हैं। जैसे कि पहले ज्ञान था व्यक्ति को कि शेर खा सकता है तेरे को, शेर पर पेड़ पर चढ़कर तू उससे बच सकता है, ये तो हो गया पूर्व ज्ञान। अब इससे उसको क्या पता चला कि अचानक उसको ज्ञान आया कि तू पेड़ पर चढ़ जा, बच जाएगा, तो उसको सूझ उत्पन्न हुई। सूझ से क्या हुआ, उसको आहा अनुभव मिल गया, मतलब पेड़ पर चढ़ गया, उसको अचानक अनुभव हो गया कि अब तू बच गया, ऐसा तू करता रहना, कभी भी संकट की घड़ी आए। और ये इसके स्थायी रूप से व्यवहार में परिवर्तन हो गया, जिसे इसमें कहा गया अधिगम। तो मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्यक्ति को पहले पूर्व ज्ञान होता है या सूझ आती है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, सबसे पहले व्यक्ति के पास पूर्व ज्ञान होता है, उससे सूझ पैदा होती है, फिर उसको अचानक अनुभव आया था, पेड़ पर चढ़ करके अचानक आनंद आ गया जब वो बच गया, अनुभव मिल गया, और उसके बाद उसके व्यवहार में वो परिवर्तन हो गया स्थायी रूप से। जब भी संकट आएगा तो बाद में ऐसी घटना, ऐसे ही पेड़ पर चढ़कर या फिर ऐसी परिस्थितियों में वो बच पाएगा। तो ये क्रम आपको ध्यान रखने हैं, फर्स्ट क्रम ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। यहाँ पर ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले पूर्व ज्ञान से सूझ आती है, फिर अचानक अनुभव आता है, मतलब आहा अनुभव आता है, फिर व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो अचानक अनुभव को ही हम आहा अनुभव कह देते हैं। आहा शब्द का मतलब होता है अचानक या अकस्मात। तो इस प्रकार से सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने स्पष्ट किया कि जब किसी प्राणी या फिर बालक के समक्ष संपूर्ण समस्या को प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो वह प्राणी पूर्व ज्ञान से प्राप्त सूझ एवं उससे आने वाले नवीन अनुभवों के द्वारा अधिगम कर लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब प्राणी को जो है, या बालक, या किसी प्राणी की बात करूं या किसी बालक की मैं बात करूं, तो उसके समक्ष जब संपूर्ण समस्या को रख दिया जाता है, मतलब उसके व्यक्ति के सामने क्या आ गया, पूरी समस्या थी, मतलब उसके शेर आ गया, तो पूरी समस्या को इसके सामने प्रस्तुत हो कर दिया, तो उसको फिर क्या हुआ, पूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे सूझ मिली और फिर उसको नया अनुभव मिला और उससे अधिगम हो गया। तो पूर्ण समस्या उसके सामने आ गई थी, मतलब इस वजह से इस सिद्धांत को हम समग्र आकार का या पूर्ण आकृति का सिद्धांत भी कह देते हैं। तो इसी वजह से इसमें मैंने आपको कहा है कि ये जो सिद्धांत है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, इसे समग्र आकार या पूर्ण आकार का सिद्धांत कह देते हैं। और जो है इस सिद्धांत को जो है कोहलर ने प्रयोग किया इस सिद्धांत पर, यह आपको ध्यान रखना है। सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया गया, कैनेरी द्वीप जो है अमेरिका का, वहाँ इस सिद्धांत का जो है प्रयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। गेस्टाल्टवादी विचारधारा का विकास जो है किसने किया था, देखिए मैक्स बर्दिमर जर्मनी का विद्वान था, उसको भी ध्यान रखना है आपको। ये पूछा जा चुका है कि मैक्स बर्दिमर कहाँ का था, जर्मनी का था। देखिए साथियों, मैं आपको बता देता हूँ गेस्टाल्टवाद जो है उसका कुछ विकास कैसे हुआ इस विचारधारा का। तो देख लीजिए यहाँ पर G.W. ऑलपोर्ट की मैं बात करूँ तो G.W. ऑलपोर्ट महोदय ने एक नर्सरी स्कूल के 44 बालकों पर प्रयोग किया था। एक जो नर्सरी स्कूल था, छोटे बच्चे जिसमें पढ़ते हैं, तो यहाँ पर नर्सरी स्कूल के 44 बालकों पर उन्होंने प्रयोग किया, जो कि 18 से लगभग 48 महीने के बालक थे। 18 महीने से लगभग 48 महीने तक के बालकों पर इन्होंने प्रयोग किया था, मतलब लगभग जो है 4 साल के आसपास जो है 18 महीने से लेकर 48 महीने के जो बालक थे उन पर उन्होंने प्रयोग किया, और देखा कि ऊंचाई पर रखे खिलौने को कम आयु के बालकों ने देरी से प्राप्त किया तथा अधिक आयु के बालकों ने शीघ्रता से जो है प्राप्त कर लिया। अब G.W. ऑलपोर्ट ने क्या किया था, 44 बालकों पर प्रयोग किया, उन्होंने नर्सरी स्कूल के 44 बालकों पर प्रयोग किया। उससे उसको पता चला कि भाई छोटे बालक जो होते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से ऊंचाई वाली चीज़ों पर वो नहीं चढ़ पाए। जैसे मान लो आप किसी गार्डन में गए, तो बड़े बालक जो होते हैं ऊपर उन गार्डन में जो खिसकने वाली जो लगी होती हैं, इस प्रकार से वो उन पर जो है बच्चे आसानी से जो है चढ़ जाते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी होती हैं, इसमें इधर से बच्चे चढ़ करके इधर से खिसक करके नीचे आ जाते हैं। तो इन पर जो है छोटे बच्चों की बजाय बड़े बच्चे आसानी से चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे जो होते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ के लिए, इस वजह से बड़े बच्चे जो है इस पर चढ़ जाते हैं। तो इस सिद्धांत में यही तो बताया गया है गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में, लेकिन छोटे बच्चे इस पर जो है आसानी से नहीं चढ़ पाते हैं। तो 44 बच्चों पर इन्होंने नर्सरी स्कूल के 44 बच्चों पर जो है इन्होंने प्रयोग किया और पता लगाया कि कम आयु के बालकों की अपेक्षा अधिक आयु के बालक शीघ्रता से जो है वो ऊंचाई पर रखे खिलौनों को प्राप्त कर लेते हैं। जंतुओं की अपेक्षा मानव शिशु में सूझ अधिक पाई जाती है। अब देखिए, जानवरों की अपेक्षा मानव शिशु में ज़्यादा सूझ पाई जाती है। सूझ का मतलब समझ होती है, एक तरह से अंतर्दृष्टि। तो यहाँ पर समझ, जैसे मान लो एक कमरे में कुत्ता बैठा है, एक में जो है एक लड़का बैठा है, और दोनों को गर्मी लग रही है, तो कुत्ता की बजाय जो व्यक्ति है वो आसानी से उस बटन को दबा करके पंखे को चला लेता है, लेकिन कुत्ता नहीं चला पाता, मतलब कुत्ते में सूझ नहीं है कि इसके बटन दाबने से जो है
लाइट आ जाएगी और जो है गर्मी चली जाएगी। तो सूझ जो है जंतुओं की अपेक्षा किस में अधिक होती है? मानव शिशु में अधिक होती है। तो सूझ ये आयु के साथ साथ बढ़ती है। सभी को पता है सूझ व्यक्ति में आयु जैसे जैसे बढ़ती है समझ बढ़ती जाती है, सूझ बढ़ती जाती है। अब इस सिद्धांत का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? देखिए, पाठ्यक्रम को संगठित रूप से प्रस्तुत करने के लिए भी गेस्टाल्टवाद की उपयोगिता है। तो पाठ्यक्रम को किस प्रकार से संगठित रूप से व्यवस्थित किया जाए, तो इस सिद्धांत का जो है बहुत ज़्यादा उपयोग है पाठ्यक्रम को, सिलेबस को जो है संगठित रूप से प्रस्तुत करने में। मतलब जैसे सुल्तान ने एक के ऊपर एक डिब्बों को व्यवस्थित रूप से रखा, फिर किलों को प्राप्त किया, उसी प्रकार से पाठ्यक्रम को जो है एक के बाद एक चैप्टर रखे जाते हैं, फिर उसको सजावट उसकी की जाती है और अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो पाठ्यक्रम को संगठित रूप से जो है प्रस्तुत करना इस सिद्धांत की उपयोगिता है। अगला इसका उपयोग है शिक्षण में पूर्ण से अंश की ओर, मतलब पूरी चीज़ से छोटी चीज़ों की ओर जो है ये प्रणाली के बारे में बताता है, मतलब पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र के बारे में बताता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूर्ण से अंश की ओर। समस्या समाधान के क्षेत्र में भी उपयोगी है, मतलब कोई आपके सामने समस्या आती है तो आप उसका समाधान ढूंढ लेते हो। तो यहाँ पर जो है जैसे सुल्तान ने केला प्राप्त करने के लिए जो है एक के ऊपर एक डिब्बे जो है रख लिए थे, या फिर छड़ों को जोड़ करके केले प्राप्त कर लिए थे, मतलब उसके सामने समस्या आई तो उसने क्या कर लिया, उनका समाधान कर लिया। तो यह सिद्धांत जो है समस्या समाधान के क्षेत्र में उपयोगी है। यह सिद्धांत रटने के स्थान पर तार्किक रूप से समझने पर बल देता है, मतलब इसी वजह से तो इसको हम सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि समझ होगी व्यक्ति में तो समझ के ऊपर काम करेगा, तो मतलब तार्किकता का जो है उपयोग कर रहा है, मतलब तर्क सहित वो काम कर रहा है। तो तार्किकता पर जो है ज़्यादा जोर देता है रटने की बजाय। तर्क और चिंतन के बारे में बताता है, मतलब समझ के बारे में बताता है, बुद्धि के बारे में बताता है, किस प्रकार बुद्धि जो है काम में आती है। तो तर्क व चिंतन के विकास में सहयोगी है और प्रत्येक परिस्थितियों में प्राप्त अनुभवों का सदुपयोग करने के बारे में बताता है, कि मतलब जैसे व्यक्ति के सामने परिस्थिति आई, शेर खड़ा था तो वो पेड़ पर चढ़ गया, तो इस प्रकार की परिस्थितियों के बारे में जो प्राप्त अनुभव है उनका सदुपयोग करने के बारे में ये सिद्धांत बताता है। तो कई बार बुद्धि से रिलेटेड कोई चीज़ आए, चिंतन या तार्किक से संबंधित, तो ध्यान रखना है गेस्टाल्टवाद में आता है, क्योंकि इसको सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत कहते हैं। तो पाठ्यक्रम को संगठित रूप से प्रस्तुत करना, शिक्षण में पूर्ण से अंश की ओर, समस्या समाधान के क्षेत्र में उपयोगी, रटने के स्थान पर तार्किकता के रूप में जो है समझने पर बल देता है, तर्क व चिंतन के विकास में सहयोगी है, प्रत्येक परिस्थिति में प्राप्त अनुभवों का सदुपयोग करने के बारे में ये सिद्धांत हमको बताता है। तो साथियों, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम यहाँ पर क्षेत्र या तनरूप या अधिगम सिद्धांत, जिसे SOR थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।